पिछले लेक्चर में मैंने आपको विभव के बारे में बताया था। उम्मीद है कि विभव के बारे में आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव और विभव की। मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर मैं किसी बिंदु पर विभव निकालना चाहूँ तो मैं विभव को निकालूंगा कैसे? विभव निकालने की दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है अगर कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हो, और दूसरी स्थिति है अगर बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ना होकर कहीं दूसरी जगह स्थित हो। हालांकि अच्छी स्थिति में हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं और हम लेंगे एक व्यापक बिंदु लेंगे जो निरक्षीय में नहीं होगा। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक क्या है? सबसे पहले जो मेरा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बहुत आसान है, वहां हमें डायरेक्शन देखनी पड़ती थी। यहाँ हमें कुछ नहीं करना, v का मान निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। प्लस है तो जुड़ जाएंगे और माइनस आएगा तो घट जाएंगे। तो देखिए कैसे, आपको वैद्युत द्विध्रुव तो लेना ही है। वैद्युत द्विध्रुव में आप सभी को पता है माइनस आवेश प्लस आवेश, माइनस आवेश बिंदु ए पर और प्लस आवेश बिंदु बी पर, और द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ। ए से ओ की दूरी l होती है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ही पता है। और ओ से बी तक की दूरी क्या होती है? ओ से बी तक की दूरी होती है l। और टोटल लंबाई कितनी होती है? टोटल लंबाई 12 होती है। अब मैंने क्या किया, बिंदु ओ से स्मॉल r दूरी पर, बिंदु ओ से स्मॉल r दूरी पर मैंने एक बिंदु लिया है P। अब इस बिंदु P पर ही मुझे विभव का मान निकालना है। तो बिंदु P पर मैंने विभव का मान कितना माना? विभव का मान माना है मैंने V, तो मुझे V काउंट करना है बिंदु P पर। अब विभव को निकालने से पहले हमें ये देखना है कि आखिरकार बिंदु P पर जो विभव होगा वो विभव होगा किन वजहों से? दो आवेश हैं, दोनों आवेशों की वजह से ही बिंदु P पर विभव होगा। माइनस Q के कारण विभव और प्लस Q के कारण विभव जो होगा बिंदु P पर, उनका टोटल ही बिंदु P पर कुल विभव आएगा। तो विभव को निकालने से पहले मुझे दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला आवेश जिसके कारण विभव है, और दूसरा आवेश से बिंदु जहां पर मुझे विभव निकालना है उसकी दूरी। तो आवेश तो आपको साफ साफ देख रहे होंगे, एक माइनस Q है और एक प्लस Q है। अब बात करते हैं कि माइनस Q से बिंदु P की डिस्टेंस आखिरकार कितनी है। तो ये आप सभी को दिख रहा होगा R और ये L। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? टोटल दूरी हो गई R प्लस L। ये वाली डिस्टेंस आई माइनस Q से P की डिस्टेंस कितनी आई? R प्लस L। इसी प्रकार से मुझे B बिंदु से P तक की दूरी चाहिए। वो दूरी कितनी होगी? वो दूरी आपको दिख रहा होगा, देखिए ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितनी? यहाँ से यहाँ तक टोटल R, और मुझे डिस्टेंस कितनी चाहिए? ये। तो मुझे अगर मैं इस डिस्टेंस को घटा दूं तो क्या ये डिस्टेंस निकल आएगी? दोबारा देखो, ये दूरी कितनी? ये डिस्टेंस है R। और इसमें से मैं इतनी दूरी घटा दूं बिंदु B तक जाने के लिए, तो मैं कितना चला? L चला। तो R में से मैं L चल गया, तो टोटल दूरी कितनी रह गई? टोटल दूरी रह गई R माइनस L। ये उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे V1 निकालना है A के कारण और V2 निकालना है B के कारण, और टोटल V कितना होगा? टोटल V होगा V1 प्लस V2। ये उम्मीद है चित्र आपकी समझ में आ गया। अब क्या रह गया? निकालते हैं माइनस Q आवेश के कारण। माइनस Q आवेश के कारण कहां पर विभव होगा? बिंदु P पर विभव। तो बेटा देखो, माइनस Q आवेश कहां पर है? यहाँ बिंदु P की तरह, यहाँ दूरी कितनी? R प्लस L। ठीक है, और आवेश कितना? माइनस Q। विभव यहाँ में क्या मान लो? यहाँ में विभव मान लो V1। तो V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू, ये तो आपको पता ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इनटू आवेश कितना? आवेश है माइनस Q अपॉन बिंदु P तक दूरी कितनी है? R प्लस L। चाहो तो आप इस माइनस को पहले भी ला सकते हो,
लेकिन कोई बात नहीं, आप 12th में आ गए, इतना तो आप समझोगे ही। अब इसके बाद माइनस क्यू कारण v1 निकल गया, अब प्लस क्यू के कारण निकालेंगे। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव, इसे मैं क्या मान लूं, इसे मान लूं मैं v2, तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v2 की वैल्यू आ जाएगी v2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन प्लस q से बिंदु P की दूरी कितनी, r माइनस l। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपके पास v1 भी आ गया और v2 भी आ गया। अब v1 v2 के अलावा और कोई तो चार्ज है नहीं जिसका मैं v निकालूंगा, तो टोटल v निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल v निकालने के लिए मुझे v1 और v2 को जोड़ना पड़ेगा। तो आइए क्या लिखेंगे, आता है बिंदु P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2, ठीक, या माइनस V1 में है तो इसलिए इसको ऐसा कर लो V2 प्लस V1, वो आपकी मर्जी है, चाहे V2 V1 जैसे जहां लिखना चाहोगे तो रखो मान V बराबर V2 का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R माइनस L। देखिए यहाँ पर प्लस है लेकिन V1 की वैल्यू में माइनस है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R प्लस L। अब क्या करना है, जोड़ना ही तो है, तो जोड़ने की प्रक्रिया में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा कॉमन। जब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया कॉमन, देखो ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। पहले टर्म में क्या बचा, पहले टर्म में बचा Q अपॉन R माइनस L माइनस, सॉरी बेटा Q तो मैं कॉमन ले चुका हूं पहले ही, 1 अपॉन R माइनस L माइनस 1 अपॉन R प्लस L, ब्रैकेट बंद। अब एलसीएम लेना आप सभी को आता है, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम क्या ले लूं, R माइनस L R प्लस L। अरे ये तो एलसीएम लिया, तो देखो क्या बचा, R माइनस L से R माइनस L कट गया, ऊपर क्या बचा R प्लस L। अब यहाँ R प्लस L से R प्लस L कट गया, ये बचा R माइनस L। R माइनस L में माइनस की गुणा करोगे माइनस R प्लस L, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा R से R कट गया, तो क्या बचा V बराबर जो बचा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू L और L कितना 2L अपॉन A माइनस B A प्लस B। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, और ये फॉर्मूला किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये देखो Q इंटू 12, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है P का, तो V का जो नया जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये विभव का सूत्र है अगर बिंदु अच्छी स्थिति में हो तो। अब बात करते हैं विशेष स्थिति की। विशेष स्थिति में क्या है, विशेष स्थिति में हम लेते हैं कि जो 2L डिस्टेंस है वो R से हजारों गुना छोटी है, तो इसलिए मुझे यहाँ क्या मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा कि R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा है। जब R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा है तो L ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। अगर L छोटा हो गया, अगर मैं छोटे का स्क्वायर करूं तो वो और भी छोटा हो जाएगा। जब और छोटा हो जाएगा यानी कि बिल्कुल नेग्लिजिबल जीरो हो जाएगा,
एज कंपेयर आर, तो मैं एल स्क्वायर की टर्म को छोड़ सकता हूं। जब एल स्क्वायर की टर्म को छोड़ूंगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन p अपॉन r स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r स्क्वायर। तो ये निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का फॉर्मूला है। तो अब बात करते हैं व्यापक बिंदु की। तो व्यापक बिंदु ना तो अक्ष पर है और ना ही बिल्कुल निरक्ष पर है। तो मैं व्यापक बिंदु को मानूंगा कहां, देखिए ये मैंने विद्युत द्विध्रुव माना, ये तो आप जानते ही हैं माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, मध्य बिंदु O, बिंदु A, बिंदु B, A से O तक की डिस्टेंस L और O से B तक की भी डिस्टेंस L। ठीक है बेटा, यहां तक तो बात आ रही होगी समझ में आपके। अब मुझे लेना है व्यापक बिंदु। व्यापक बिंदु मैं ले लूंगा यहां पर, क्योंकि आपकी बुक में भी व्यापक बिंदु ऐसी स्थिति में लिया गया, तो इसलिए मैं भी व्यापक बिंदु मैंने माना है यहां। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी। तो इसके लिए मैंने इन दोनों आवेशों को मिला दिया। भाई लाइन थोड़ा टेढ़ी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा, अब मैंने बिंदु O को भी बिंदु P से मिला दिया। और आपको पता है कि हम बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी जो मानते थे वो किसके द्वारा मानते थे, वो मानते थे R के द्वारा। तो यहां भी मैं क्या मानूंगा, यहां भी मैं डिस्टेंस मानूंगा R। अब मुझे कौन सी डिस्टेंस चाहिए, मुझे BP डिस्टेंस चाहिए और मुझे AP डिस्टेंस चाहिए। तो अब BP और AP निकालने का क्या तरीका है, क्या तरीका है कि बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अब इसके लिए मैंने क्या किया, बिंदु B से OP पर लंब डालूंगा, इसी प्रकार से बिंदु A से भी OP पर मैं लंब डालूंगा। तो अब देखिए बिंदु B से इस पर लंब तो बड़ी आसानी से पड़ जाएगा, देखो 90 डिग्री। लेकिन क्या बिंदु A से इस पर लंब पड़ सकता है, यहां खींचोगे तो ये 90 नहीं है, यानी इस लाइन पर तो कहीं लंब पड़ नहीं सकता। इसलिए मैंने क्या किया, इस लाइन को पीछे धकेला, यानी पीछे डॉट डॉट में खींचा, और अब जाकर के यहां पर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो ये आपको देखने लगेगा कि हाँ अब इस पर ये लंब हम डाल सकते हैं। ठीक है ना, इस बिंदु को मैं मानूं C और इस बिंदु को मैं मानूं D। तो लंब डालने का मेरा सिर्फ इतना रीजन है कि ये जो CP है किसके बराबर होगी, BP के, और ये जो PD है ये किसके बराबर होगी, AP के। यानी कि मैं CP का मान निकाल लूं, BP का मान आ जाएगा, और PD का मान निकाल दूं, AP का मान आ जाएगा। अगर मैं इसको मानूं R1 और इसको मानूं R2, तो देखिए R1 R2 की वैल्यू क्या आने वाली है। तो अब देखिए मैं पहले निकाल रहा हूं BP। BP किसके बराबर, BP हो गई CP के बराबर, आपको दिख रहा होगा BP और CP। अब CP को मैं क्या PO माइनस OC लिख सकता हूं। अरे भाई CP में से मैं OC घटा दूं, OP में से अगर मैं OC घटा दूं तो क्या मुझे CP मिल जाएगा, ये तो मैंने लिखा है CP इज इक्वल टू PO से मैंने क्या घटा दिया OC, मुझे क्या मिल गया CP मिल गया, तो यानी कि BP मिल गया। तो BP को मैंने किसके बराबर माना, R1 के बराबर। तो R1
इज इक्वल टू पीओ की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही होगी कि पीओ की वैल्यू कितनी है आर माइनस ओसी की वैल्यू कितनी आएगी, ओसी की वैल्यू आएगी एल कॉस थीटा। अब एल कॉस थीटा क्यों आएगी देखते हैं। देखो अगर मैं इस कोण को मानू थीटा, जब ये कोण थीटा तो ये भी कोण कितना, ये भी कोण हो जाएगा थीटा। जब ये कोण थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया, ये हो गया कर्ण। इस तरह से बिल्कुल ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो मैंने इसको भी क्या मान लिया, कर्ण मान लिया है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे ओसी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो cos थीटा बराबर लूंगा मैं, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी, आधार की वैल्यू ओसी, और कर्ण की वैल्यू कितनी, कर्ण की वैल्यू एल। ओसी की वैल्यू क्या आ गई, ओसी की वैल्यू आ गई एल cos थीटा। तो मैंने गलत तो लिखा, R1 की वैल्यू कितनी आ गई, R1 की वैल्यू आ गई R माइनस एल cos थीटा। इसी प्रकार से मुझे क्या दूरी चाहिए, मुझे दूरी चाहिए AP। AP किसके बराबर है, AP बराबर है DP के, और DP मैं कैसे निकाल सकता हूं, DP मैं निकाल सकता हूं PO प्लस OD। भाई इसको और इसको जोड़ने के बाद ही मुझे पूरी डिस्टेंस मिल जाएगी। तो अब देखिए आगे AP की जगह मैं क्या लिखूं, AP की जगह R2 बराबर PO की वैल्यू कितनी, PO की वैल्यू R प्लस OD की वैल्यू, बिल्कुल ये त्रिभुज सेम है, इसी तरीके से आप इनकी वैल्यू निकालोगे तो OD की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, OD की वैल्यू आ जाएगी L cos थीटा। उम्मीद है R1 R2 की वैल्यू आपको समझ में आ गई। अब R1 R2 की वैल्यू आते ही आप V1 का मान और V2 का मान निकालने के बाद इनको जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो हमें व्यंजक मिलेगा वही विभव का व्यंजक होगा व्यापक बिंदु पर। तो अब मुझे वही करना है, प्लस क्यू आवेश के कारण, या माइनस क्यू पहले ले लो, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। तो देखिए माइनस क्यू कारण मैंने क्या माना है R2, तो V2 मानूंगा। V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू अपॉन R2। तो R2 की वैल्यू कितनी, R2 की वैल्यू आपको R प्लस एल cos थीटा दिख रही होगी। तो V2 इज इक्वल टू कितना, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस क्यू अपॉन कितना, 2 की वैल्यू कितनी, R2 की वैल्यू R प्लस एल cos थीटा। तो ये तो बात रही V2 की समीकरण नंबर 1। अब मैं बात करता हूं प्लस Q आवेश के कारण। P पर विभव, तो प्लस Q आवेश के कारण P पर कितना विभव आएगा, V1 माना है मैंने, तो V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R1। और R1 की वैल्यू कितनी, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R1 की वैल्यू कितनी, R1 की वैल्यू है R माइनस एल cos थीटा, समीकरण नंबर 2। ठीक है बेटा, इसको ऐसा R बनाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए अब मुझे क्या है, टोटल V निकालना है बिंदु P पर। तो बिंदु P पर अगर मुझे टोटल V निकालना है तो अदिश राशि से इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे सामान्य गणितीय विधि से। तो आपको लिखना है बिंदु P पर विभव का कुल मान कैपिटल V। तो V की वैल्यू कितनी, V बराबर V1 प्लस V2। तो रखो V1 V2 की वैल्यू, कॉमन ले लो V को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो Q को भी साथ ही साथ कॉमन ले लो V1 V2 में से। तो V1 में से अभी ये मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, माइनस का
ये है V1, तो ये बचेगा 1 अपॉन R माइनस L cos थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस L cos थीटा। बेटा ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक। अब इसके बाद मुझे एलसीएम लेना है, तो यहां करूंगा मैं V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा R माइनस L cos थीटा R प्लस L cos थीटा। अब R माइनस L cos थीटा से R माइनस L cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो यहां क्या बचेगा? R प्लस L cos थीटा। अब यहां पर R प्लस L cos थीटा से R प्लस L cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा R माइनस L cos थीटा। क्योंकि यहां पर माइनस साइन है तो इसके साइन चेंज कर करके आगे लिख देंगे, तो R प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, L cos थीटा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो यहां भी R से R को काट देंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L cos थीटा अपॉन A माइनस B A प्लस B का फॉर्मूला R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। Q इंटू 2L ये किसका फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है P का। अरे P का फॉर्मूला है कि नहीं? तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये व्यापक स्थिति में बिंदु P पर विभव का फॉर्मूला है। अब जिस प्रकार से विशेष स्थिति हमने अच्छी स्थिति में देखी थी, उसी प्रकार से विशेष स्थिति हमें यहां भी देखनी है। अब वहां हम क्या मानते थे? वहां मानते थे R बहुत ज्यादा बड़ा है। किससे? L से। तो यहां भी वही कंडीशन मानेंगे, तो इसलिए मुझे L स्क्वायर को छोड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं cos थीटा की। अब आप मुझे ये बताइए कि जो cos थीटा का जो मान होता है अधिकतम कितना होता है? एक से तो बड़ा होता नहीं, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि थीटा का मान 0 डिग्री तो है नहीं जो 1 होगा, थीटा का मान 0 डिग्री से कुछ ना कुछ अवश्य है, तो इसलिए cos थीटा का मान 1 से छोटा आएगा। जब मैं L cos थीटा का वर्ग करूंगा तो ये संख्या और छोटी हो जाएगी, तो इसलिए मुझे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos थीटा में से L स्क्वायर cos थीटा को छोड़ना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब सदिश रूप में मैं इसको देख लूं, क्योंकि इसमें जो P है वो तो सदिश राशि है, तो इसलिए सदिश रूप में क्या बन जाएगा? V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। तो बेटा ये सदिश फॉर्म में है, तो उम्मीद है आपको अच्छी स्थिति में और व्यापक बिंदु पर विभव के मान निकालने आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास कई आवेशों का एक निकाय है और उस निकाय के कारण हमें किसी बिंदु P पर विभव का मान निकालना है, तो हम किस तरह से उस बिंदु P पर निकाय के कारण विभव का मान निकालेंगे? तो निकाय जो हमने माना है, निकाय माना है ये, और यहां पर आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 कितने आवेश मैंने लिए हैं? मैंने आवेश लिए हैं n, और आपको ये भी दिखाया गया है कि बिंदु P से Q1 आवेश की दूरी कितनी? R1, Q2 आवेश की दूरी कितनी? R2, Q3 की कितनी? R3, Q4 की R4। इसी प्रकार से जो अंतिम आवेश मैंने Qn लिया है उसकी डिस्टेंस कितनी है? Rn। अब बात करते हैं कि इस बिंदु पर कुल विभव कितना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? Q1 के कारण विभव निकालना पड़ेगा, Q2 के कारण विभव निकालना पड़ेगा, Q3 के कारण विभव निकालना पड़ेगा,
Q4 के कारण विभव निकालना पड़ेगा। जितने भी आवेश हैं उन सभी के कारण मुझे विभव निकालने के बाद सभी को जोड़ना पड़ेगा और जितना इनका टोटल आएगा वो ही बिंदु P पर कुल विभव होगा। ठीक है, तो आइए देखिए बिंदु P पर Q1 की दूरी कितनी, R1। तो मुझे क्या निकालना है, बिंदु P पर Q1 के कारण विभव। बिंदु P पर Q1 के कारण विभव V1। तो V1 की वैल्यू कितनी, V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R1। Q2 के कारण विभव Q2 का विभव कितना, V2। तो V2 की वैल्यू कितनी, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन R2। V2 का विभव कितना हो गया, V2 का विभव हो गया V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन R2। इसी तरीके से V3 क्या होगा, V3 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 अपॉन R3। ऐसे Q4 में Q4 के कारण और ले रहा हूं क्योंकि ये माइनस में है। Q4 के कारण विभव, तो Q4 के कारण विभव V4 की वैल्यू कितनी, V4 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q अपॉन R4। इसी प्रकार से Qn आवेश के कारण, Qn आवेश के कारण विभव Vn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn अपॉन Rn। अब मुझे बिंदु P पर टोटल विभव निकालना है। अब बिंदु P पर कुल विभव, तो बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा, जोड़ना ही तो है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी हैं Vn। तो जोड़ो सबको, V इज इक्वल टू, सबसे क्या कॉमन आ जाएगा, सबसे कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे कॉमन ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। V1 से क्या बचा, Q1 अपॉन R1 प्लस V2 से क्या बचा, Q2 अपॉन R2 प्लस V3 से क्या बचा, Q3 अपॉन R3 और V4 से क्या बचा, V4 से ध्यान रखना ये माइनस है तो माइनस Q4 अपॉन R4 प्लस जितने भी आवेश होंगे उन सभी को जोड़ते हुए जो लास्ट वहां है n वहां, वो हो जाएगा Qn अपॉन Rn। तो इस प्रकार से मैं किसी बिंदु पर निकायों के आवेश के कारण कुल विभव का मान निकाल सकता हूं। अगर मान लीजिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n। तो I इज इक्वल टू 1 से लेकर के n का मतलब क्या है कि मेरे पास आवेश 1 से लेकर के n तक है। तो ये हो जाएगा QI अपॉन RI। इसका मतलब है कि अगर मैं I का मान 1 रखूंगा तो ये मिल जाएगा, I का मान 2 रखूंगा तो ये टर्म मिल जाएगा, प्लस I का मान 3 रख के ये मिल जाएगा, प्लस R का मान 4 रख करके ये मिल जाएगा और I का मान n रख करके ये मिल जाएगा। इस तरह से किसी बिंदु आवेश निकाय के कारण मैं बिंदु P पर विद्युत विभव का मान निकाल सकता हूं। उम्मीद है कि आपसे ये समझ में आ गया होगा। तीनों आर्टिकल बहुत ही अच्छे हैं और सिंपल भी है, इतने खास नहीं है, इसलिए आपको और अच्छी मेहनत करने की आवश्यकता है ताकि और अच्छे से